crimes of modern history. Young girls trafficking और sexual exploitation. ये कोई मूवी सीन नहीं था, ये वो सच था जो बाद में यूएस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। लड़कियों को कभी पैसे का लालच दिया गया, कभी जॉब ऑफर्स का, और कभी हेल्प के नाम पर इस सीक्रेट आइलैंड तक लाया गया। यहाँ पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ फैसिलिटीज थी, हेलीपैड, गेस्ट हाउसेज, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी लाइक सिक्योरिटी, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था लॉ, कॉन्सेंट और जस्टिस। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक इमेज में एक बिलियनियर फाइनेंसियर और एलीट सोशल सर्कल का इनसाइडर कहा जाता था, लेकिन जिसकी असली पहचान सालों तक शैडो में रही। असल सवाल ये था कि इतने सालों तक ये सब ओपनली कैसे चलता रहा और किसी ने रोका क्यों नहीं। जब फ्लोरिडा के पाम बीच में कुछ टीनेज गर्ल्स ने पहली बार पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई, तब किसी ने सोचा नहीं था कि ये मामला सिर्फ लोकल क्राइम नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये केस बदल गया एक ग्लोबल स्कैंडल में। एक ऐसा स्कैंडल जिसमें पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम फेलियर सब एक साथ टकराने वाले थे। और फिर आया साल 2019। जेफरी एप्स्टीन को फेडरल लेवल पर दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी के सीरियस चार्जेस के साथ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन लड़कियों की आवाज सालों तक इग्नोर की गई थी, वे अब एक ऐसे सवाल में बदल चुकी थीं जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा था। यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक सीक्रेट आइलैंड से लेकर जेल सेल तक, और एक ऐसे आदमी तक जिसकी मौत ने भी सच को दफन नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस बना दिया। आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था और कैसे एक साधारण सा आदमी मनी, इन्फ्लुएंस और क्राइम के इस अंधे एम्पायर का मास्टर बन गया। साल 1953, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन इलाका, यहीं जन्म हुआ जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का। ना कोई रॉयल फैमिली, ना कोई बिजनेस एम्पायर और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और माँ एक स्कूल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली थी, जहां से आमतौर पर या तो एक नॉर्मल नौकरी निकलती है या एक शांत जिंदगी। एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ अलग नहीं थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन डिग्री कभी पूरी नहीं की। ना कोई फाइनेंस की फॉर्मल एजुकेशन, ना कोई एलीट एमबीए। फिर भी आगे चलकर वही आदमी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठा नजर आया। यही वो पहली मिस्ट्री है जिस पर बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी सवाल उठाए। 1970 की शुरुआत में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के एक प्रेस्टीजियस प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। ये वही स्कूल था जहां अमीर फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। पॉलिटिशियंस, बैंकर, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स और सीईओज के बच्चे।
यहीं से एप्स्टीन को पहली बार एलीट वर्ल्ड को करीब से देखने का मौका मिला। यहीं उसने सीखा कि पैसा कैसे सोचता है और पावर कैसे बिहेव करती है। लेकिन एप्स्टीन ज्यादा समय तक टीचर नहीं रहा। अचानक बिना किसी क्लियर पब्लिक एक्सप्लेनेशन के वो एजुकेशन छोड़कर हाई फाइनेंस की दुनिया में दाखिल हो गया। 1976 में उसे एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिल गई और यहीं से उसकी लाइफ ने पूरी तरह डायरेक्शन चेंज कर लिया। सवाल आज भी वही है, बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड इतनी बड़ी एंट्री पॉसिबल कैसे हुई? 1980 तक आते आते एप्स्टीन खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर और मनी मैनेजर के रूप में पेश करने लगा। लेकिन उसका काम एडवाइजर जैसा नहीं था। उसके क्लाइंट्स पब्लिक नहीं थे। उसकी कंपनियां ओपेक थी, यानी उनका कोई खास विवरण मौजूद नहीं था और उसके ट्रांजैक्शंस ज्यादातर प्राइवेट ट्रस्ट्स और शेल लाइक स्ट्रक्चर्स के जरिए होते थे। धीरे धीरे एप्स्टीन सिर्फ एक पैसा मैनेज करने वाला आदमी नहीं रहा, वो बन गया एक्सेस प्रोवाइडर, एक ऐसा व्यक्ति जो रिच लोगों को रिच लोगों से मिलवाता था, पावरफुल लोगों को प्राइवेट स्पेस देता था और खुद को हर जगह यूजफुल बना लेता था। यही यूजफुलनेस आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ा खतरा भी। पब्लिक इमेज में वो एक क्वाइट बिलियनियर था, कम इंटरव्यूज, कम स्टेटमेंट्स और ऑलमोस्ट जीरो ट्रांसपेरेंसी। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी लाइफ में बढ़ रही थी लग्जरी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स और वो सीक्रेट लोकेशंस जिनकी झलक बाहर की दुनिया को बहुत बाद में मिली। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक आदमी की सक्सेस स्टोरी नहीं रहती, ये बदलने लगती है एक ऐसे सवाल में जो आज भी अनआंसर्ड है। क्या जेफरी एप्स्टीन सच में सेल्फ मेड फाइनेंशियर था या फिर किसी और ही खेल का मोहरा? अब सवाल और भी सीरियस हो जाता है, जेफरी एप्स्टीन आखिर इतना अमीर बना कैसे? क्योंकि जहां आम फाइनेंसर्स की वेल्थ साफ दिखाई देती है, कंपनीज, स्टॉक होल्डिंग्स, क्लाइंट्स, वहीं एप्स्टीन की मनी स्टोरी शुरू से ही ओपेक और कंफ्यूजिंग रही। पब्लिक रिकॉर्ड्स में ना तो उसके बड़े स्केल इन्वेस्टमेंट साफ दिखते हैं, ना ही ये पता चलता है कि उसने कौन सा ऐसा रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल अपनाया था जिससे वो सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 1970 के अंत और 1980 की शुरुआत में एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट में खुद को एक हाई लेवल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर पोजीशन किया। वो दावा करता था कि वो केवल अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है, ऐसे क्लाइंट्स जिनके नाम पब्लिक में नहीं आते। यही पहला रेड फ्लैग था, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी एक बेसिक नॉर्म होती है, लेकिन एप्स्टीन का पूरा मॉडल ही सीक्रेसी पर टिका हुआ था। धीरे धीरे उसने ये इमेज बनाई कि वो सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता, बल्कि टैक्स प्लानिंग, एसेट प्रोटेक्शन और कॉन्फिडेंशियल वेल्थ स्ट्रक्चरिंग में भी एक्सपर्ट है। उसकी कंपनियां ज्यादातर प्राइवेट ट्रस्ट्स और लिमिटेड पार्टनरशिप्स के जरिए ऑपरेट करती थीं, जिससे असली ओनरशिप और कैश फ्लो को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार यही स्ट्रक्चर बाद में उसके लिए शील्ड भी बना। एप्स्टीन की वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा बताया जाता है लेस्ली वेक्सनर से, जो उस समय एक मेजर अमेरिकन बिलियनर थे। वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपने फाइनेंसेस तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेस दिया था, यहां तक कि एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली थी। यही वो पॉइंट था जहां एप्स्टीन की लाइफ ओवरनाइट चेंज हो गई। न्यूयॉर्क की मल्टी मिलियन डॉलर मेंशन, प्राइवेट जेट्स और ग्लोबल ट्रैवल, सब कुछ इसी दौर में शुरू हुआ। लेकिन यहीं से सवाल और गहरे हो जाते हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट ने बार बार ये पॉइंट उठाया कि एप्स्टीन के नाम पर कोई बड़ा हेज फंड, कोई फेमस आईपीओ या कोई पब्लिक फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरी मौजूद ही नहीं है। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल
लगातार एक्सपेंड होती रही। यानी पैसा तो आ रहा था लेकिन उसका सोर्स पब्लिक नहीं था। इसी सीक्रेसी की वजह से कई लोगों ने ये थ्योरी रखी कि एप्स्टीन सिर्फ इन्वेस्टर नहीं था बल्कि वो एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर की तरह काम करता था। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सेस, इंट्रोडक्शंस और इन्फ्लुएंस को करेंसी की तरह इस्तेमाल करता था। प्रूफ पूरी तरह पब्लिक नहीं है लेकिन इतना साफ है कि उसकी वेल्थ ट्रेडिशनल फाइनेंस रूल्स से एक्सप्लेन नहीं होती। साल 2000 तक आते आते एप्स्टीन एक ऐसा आदमी बन चुका था जो खुद को बिहाइंड द सीन पावर प्लेयर की तरह ऑपरेट करता था। वो स्पॉटलाइट से दूर रहता था, इंटरव्यूज नहीं देता था और अपने काम के बारे में ज्यादा कुछ बताता ही नहीं था। लेकिन उसकी लाइफ में दिखने वाली लग्जरी एक बात साफ कहती थी, ये दौलत सामान्य नहीं है। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी सिर्फ मनी की नहीं रहती, ये बदल जाती है पावर, सीक्रेसी और कंट्रोल की कहानी में, जिसका अगला चैप्टर हमें ले जाएगा उसके बिजनेस नेटवर्क्स, शेल कंपनीज और हिडन ऑपरेशंस की तरफ। अब तक हमने देखा कि पैसा आया, पावर बढ़ी, लेकिन एक बेसिक सवाल अब भी अनआंसर्ड है, जेफरी एप्स्टीन करता क्या था? क्योंकि आमतौर पर किसी भी अरबपति की पहचान उसके बिजनेस से होती है, कोई फैक्ट्री, कोई ब्रांड, कोई हेज फंड। लेकिन एप्स्टीन के केस में ये पहचान शुरू से ही ब्लर्ड रही। उसका दावा था कि वो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए काम करता है, ऐसे लोग जो प्राइवेसी चाहते हैं और किसी भी तरह की जांच पड़ताल से दूर रहना चाहते हैं। यही वजह थी कि उसके काम का ज्यादातर हिस्सा ऑफ द रिकॉर्ड रहता था। एप्स्टीन की कंपनियां भी अनयूजुअल थीं, कोई बड़ा कॉर्पोरेट सेटअप नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्राइवेट एंटिटीज, ट्रस्ट्स और लिमिटेड पार्टनरशिप्स। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे कि असली पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है ये ट्रेस करना आसान ना हो। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के अनुसार यही डिजाइन एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत थी। उसका प्राइमरी ऑफिस न्यूयॉर्क के एक बेहद महंगे मेंशन से ऑपरेट होता था, जो खुद एक रेड फ्लैग था। आमतौर पर फाइनेंस फर्म्स ग्लास बिल्डिंग्स में होती हैं, लेकिन एप्स्टीन का पूरा सेटअप पर्सनल प्रॉपर्टीज और प्राइवेट स्पेसेस में फैला हुआ था। मीटिंग्स भी बोर्ड रूम्स में नहीं बल्कि प्राइवेट होम्स, जेट्स और आइलैंड्स पर होती थी। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ पैसा मैनेज नहीं करता था, वो कनेक्शंस मैनेज करता था। वो लोगों को लोगों से मिलवाता था, पॉलिटिशियंस को बिलियनियर्स से, साइंटिस्ट्स को डोनर्स से, बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल एक्सेस से। धीरे धीरे वो खुद एक गेटकीपर बन गया, जिसके बिना कुछ हाई लेवल इंट्रोडक्शंस पॉसिबल ही नहीं माने जाते थे। यही रोल उसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन, एक्सेस और प्राइवेसी तीनों को कंट्रोल करने लगे तो वो सिर्फ एडवाइजर नहीं रहता, वो पावर ब्रोकर बन जाता है। एप्स्टीन के केस में कई लोग बाद में यही सवाल उठाते हैं कि क्या वो सच में फाइनेंस चला रहा था या फाइनेंस की आड़ में कुछ और ही मैनेज कर रहा था। 2000 तक आते आते एप्स्टीन का बिजनेस मॉडल पूरी तरह नॉन ट्रांसपेरेंट हो चुका था। न कोई एनुअल रिपोर्ट्स, न क्लियर डिस्क्लोजर और न ही क्लाइंट्स की पब्लिक लिस्ट। फिर भी उसकी लाइफस्टाइल लगातार एक्सपेंड हो रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि उसका सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन चुपचाप। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा और एक्सेस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में शामिल